My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing quantitative aptitude questions from Snap Day 1 Shift 2. Start करते हैं सेशन को and if you've not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. और अगर सेशन पसंद आता है तो make sure to hit the like button as well. तो साथ में एक हाइप वाला ऑप्शन होता है, तो मेक श्योर हाइप इट अप अगर तुम्हें सेशन पसंद आता है तो. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 persons आर 300 किलोमीटर्स अपार्ट and travel towards each other at speeds of 30 km per hour and 45 km per hour respectively. So after how many hours will distance between them be 75 kilometers? कितने hours के बाद में distance will be 75. Already distance is 300 kilometers and they are moving in the opposite directions. एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. Distance is 300. Speed of the first person is 30. Speed of the second person is 45. और क्योंकि दोनों opposite direction से आ रहे हैं तो speed add up हो जाएगा. तो relative speed कितना हो जाएगा 30 plus 45 which is 75 km per hour. और इन द एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 75. कितने टाइम बाद हो रही है यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे. एंड द एंड 75 बचेगा. कितना डिस्टेंस दोनों ने मिलकर ट्रैवल कर लिया होगा. भाई ये नहीं पता फर्स्ट ने कितना किया, ये नहीं पता सेकंड ने कितना किया, बट इफेक्टिवली दोनों ने मिला के डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा 300 माइनस 75. डिस्टेंस ट्रैवल बाई बोथ ऑफ देम विल बी 225 किलोमीटर्स एंड स्पीड इज 75. तो टाइम टेकन विल बी 225 डिवाइडेड बाई 75 विच इज इक्वल टू 3 आवर्स. ऑप्शन ये आंसर होगा. After 3 hours, the distance between them will be 75. ठीक है, 300 माइनस 75 यानी 225 रिडक्शन आया बाई 75, 225 बाई 75 यानी कि आंसर आ गया हमारा 3 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a geometric progression, third term is 12, sixth term is 96. To find the sum of first 5 terms. Third term is given as 12, sixth term is 96. So 12 से 96, there is a jump of 8. 12 into 8 is 96. ठीक है, तो 12 टर्म हमारा क्या होगा, दैट विल बी सॉरी थर्ड टर्म क्या होगा a इंटू आर स्क्वायर. सिक्स टर्म क्या है a इंटू आर टू द पावर 5. और वैसे भी दिख रहा है कि 8 का जंप हो रहा है. 3 टर्म्स का हमने जंप लिया थर्ड से सिक्स तक, तो आर क्यूब का जंप होगा. तो यानी कि 8 इज इक्वल टू आर क्यूब. आर क्यूब इज इक्वल टू 8. आर मस्ट बी इक्वल टू 2. अगर आर 2 आ रहा है यानी कि एवरी टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 2. तो टर्म नंबर 3 है हमारा 12, नेक्स्ट विल बी 24, देन नेक्स्ट विल बी 48, देन 96. और 12 से पहले होगा 12 बाई 2 6, और उससे पहले ये विल बी 3. तो टर्म नंबर 1 3, टर्म नंबर 2 6, टर्म नंबर 3 12, 4 24 एंड टर्म नंबर 5 48. सबका सम चाहिए तो सम आ जाएगा हमारा 3 + 6 + 12 + 24 + 48. दैट विल बी 93. ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 93. क्या ये क्लियर है? बस ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना है. यहाँ तो ये क्वेश्चन तो ईजी था, बट जस्ट इन केस अगर मान लो इस क्वेश्चन में दिया होता टर्म नंबर 3 इज इक्वल टू 12 एंड टर्म नंबर 5 इज इक्वल टू 48. इफ दिस वॉज गिवन तो आर स्क्वायर किया हमने, मल्टीप्लाई किया 12 से 48 में आने में कितना हुआ, मल्टीप्लाई हुआ 4 का, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4. आर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. ये ध्यान रखना है. इस केस में हमारा +2 भी ऑप्शन है, -2 भी ऑप्शन है. यानी कि 12 से 24 में आए 48 में आए तो बीच का टर्म हमारा प्लस माइनस 24 होगा. +24 भी हो सकता है और -24 भी हो सकता है. दोनों केसेस पॉसिबल होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Priya has to do seating arrangement for a panel discussion. The 6 panelists include 2 men and 4 women. There are 2 men and there are 4 women. They need to be seated in a row such that no 2 men sit together. Condition है no 2 men are sitting together. So in how many ways can the arrangement be done? तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें मेन को साथ में सीट नहीं कराना है, तो विल बी अरेंजिंग विमेन फर्स्ट एंड देन इन द गैप्स विल बी फिलिंग अप मैन. ठीक है, सो पहले विमेन को अरेंज करा देंगे. 4 women आर देयर. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट विल बी 4 फैक्टोरियल फॉर देम एंड देन देयर विल बी गैप्स. टोटल 5 गैप्स, 3 बिटवीन देम एंड 2 ऑन द साइड्स. तो 3 + 2 5 गैप्स हैं. अब इनको फिल करना है और फिल करने के लिए हमारे पास मेन कितना है 2. तो विल बी सेलेक्टिंग 2 प्लेसेस आउट ऑफ दीज 5. 5 में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट किए, फिर 2 फैक्टोरियल से हमने मेन को अरेंज करा दिया. 24 इंटू 10 इंटू 2, आंसर विल बी 480. आंसर हो जाएगा अपना 480. क्लियर है? ठीक है, यही सेम चीज दूसरे तरह से भी सोच सकते थे कि पहले हम टोटल निकाल लेते हैं. टोटल अरेंजमेंट्स इन टोटल विदाउट एनी कंडीशंस एंड माइनस व्हेन मेन आर टुगेदर. व्हेन मेन आर टुगेदर, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, टोटल 6 पर्सन है. 4 women 2 men, टोटल 6 फैक्टोरियल वेज, माइनस व्हेन मेन आर टुगेदर, तो मेन को एक साथ क्लब कर दो. 4 women एंड 2 men एज 1 यूनिट. तो टोटल 5 यूनिट्स हो गई हमारी. 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगी और मेन आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 6 factorial will be 720 minus this will be 120 into 2. So 720 minus 240 which will be equal to 480. Okay. ठीक है. Next question. The average score in the first 9 matches is 180. The average score in the last 6 matches is 210. So what is the average score after across all 15 matches?
15 मैचेस का एवरेज क्या होगा? तो फर्स्ट 9 मैचेस का एवरेज है हमारा 180, नेक्स्ट 6 मैचेस का एवरेज है 210, ओवरऑल एवरेज कितना आने वाला है? ठीक है, तो पहले चीज़ों को सिंपल कर लो। नंबर्स हमें क्या दिया? 9 दिया है, 9:6, 9 मैचेस है, 6 मैचेस है, और एवरेज हमारा है 180 एंड 210। तो जो हमें नंबर्स गिवन है इनका रेशियो निकालो, सिंप्लीफाई कर लो, 3 and 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 into 180 is 540, प्लस 2 into 210 will be 420, and this divide by 3 plus 2, एवरेज आ जाएगा 960/5 एंड हेंस इक्वल टू 192, ऑप्शन बी। ओके, इवन बेटर होता कि हमने पहले ही नंबर्स का रेशियो निकाले, नंबर का रेशियो आ गया 3:2। अब 9:6 रखो या 3:2 रखो, दोनों के केस में आंसर सेम ही आना है, दैट इज वाई हमने रेशियो लिया। अब एवरेज है 180 एंड 210, तो 180 तो पहली वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है हमारी 210 जो कि 180 से 30 ज़्यादा है। दिस इज बेसिकली 30 मोर देन 180। ठीक है, तो बस 30 पे ही फोकस करो। 180 तो इन एनी केस एवरेज होगा, अगर सारी वैल्यूज हमारी 180 होती तब भी एवरेज 180 होता। दिस इज 30 मोर, और 30 मोर कितने के लिए है? 2 के लिए है, तो 180 से कितना एवरेज ज़्यादा होगा? 2 into 30, ये सब में फर्क पड़ेगा, और डिवाइड बाई 2 + 3, ये एवरेज पे फर्क पड़ेगा। 180 + 60/5 यानी 180 + 12, आंसर विल बी 192। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन आसान थी, बट किसी और क्वेश्चन में ये चीज़ हेल्प करेगी, डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। तो ये दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है, जब भी एवरेज का क्वेश्चन करो तो। ओके, बाकी एलिगेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट क्योंकि मिडिल वैल्यू निकालना है तो एलिगेशन की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द log of 125 on the base 5 प्लस log of 1/16 on the base 2। तो log of 125 on the base 5, दिस इज इक्वल टू 3, 5 क्यूब होता है 125, और 1/16 दिस इज 2 to the power -4, दिस विल बी -4, 3 -4, द आंसर विल बी -1, -1 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log of 5 इज गिवन एज इक्वल टू a, सब में बेस सेम है तो बेस की टेंशन नहीं लेनी, बेस सब में 10 है। ठीक है, तो बेस को लिखना नहीं बार बार। log 5 इज इक्वल टू a, log 3 इज इक्वल टू b। तो क्वेश्चन पूछा है log ऑफ 75 इन टर्म्स ऑफ a एंड b क्या होगा? 75 क्या हुआ? बेसिकली हमारा 75 इज 5 का स्क्वायर इंटू 3, 25 इंटू 3, 5 स्क्वायर इंटू 3। तो log ऑफ 75 लोगे तो क्या होगा? log ऑफ 75 विल बी इक्वल टू log ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 3, एंड log ऑफ p इंटू q इज ऑलवेज इक्वल टू log ऑफ p प्लस log ऑफ q। तो बस दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 5 स्क्वायर प्लस log ऑफ 3, एंड अगेन 5 स्क्वायर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3। So this will be 2 times a plus b, 2a plus b will be our answer, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 25%, पहले मार्कअप किया है बाई 25%, एंड देन ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस? इफेक्टिवली हमारा नेट चेंज कितना आएगा? +25 -20, इफेक्टिवली नेट चेंज विल बी 0%, नो चेंज। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वही सेम सेलिंग प्राइस रहेगा, CP विल बी इक्वल टू SP। नेट चेंज क्या होगा? +25 -20 और -25 इंटू 20/100, तो इफेक्टिवली दिस विल बी इक्वल टू 0, पूरा 0 आ जाएगा, यानी कि CP विल बी इक्वल टू SP, तो SP भी हमारा सेलिंग प्राइस विल ऑल्सो बी इक्वल टू ₹800 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a lighthouse is 100 meters high from the sea level. As observed from the top of the lighthouse, the angle of depression of two ships P and Q are 45 degrees and 30 degrees respectively. If ship Q is exactly behind ship P on the same side of the lighthouse, to find the distance between the two ships. बिल्कुल कॉमन यही क्वेश्चंस आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक बार हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक को अगर नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, मैंने सेशन उस पर बनाए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, एक बार चेकआउट कर लो, सो दैट एग्जाम में आगे क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली तुमसे हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन से सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं जो डुएबल हैं, बट टॉपिक किया होगा तभी डुएबल है, नहीं किया होगा तो फिर तो नहीं कर पाओगे। तो लाइट हाउस हमारा है 100 मीटर्स का, एंड देन देर आर टू शिप्स P एंड Q एट 45 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख लो या एलिवेशन देख लो, बात एक ही है। तो 45 एंड 30, वन इज 45, अदर इज 30, दिस इज 30 डिग्रीज एंड दिस इज 45 डिग्रीज, जो पास होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, P एंड Q। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि PQ पूछ रहा है, दिस इज अवर फर्स्ट शिप, दिस इज अवर सेकंड शिप, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स क्वेश्चन इज आस्किंग। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे, हमेशा इन्हीं को रिकॉल करना है बार बार। 45 45 90 वाला राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे कि बिल्कुल बातें सिंपल है, 45 45 आइसोसेलेस राइट एंगल है तो 1 1 √2, ये हमारा साइड्स का रेशियो होगा। और सेकंड ट्राइंगल हमारा हो गया
वेयर वन एंगल इज 60 एंड वन एंगल इज 30। सबसे छोटा साइड होगा हमारा 30 डिग्री के सामने वाला, दैट विल बी 1 यूनिट्स रेशियो में। 60 के सामने साइड √3 यूनिट्स और हाइपोटेन्यूज विल बी 2, तो रेशियो विल बी 1:√3:2। बस इन दोनों को याद रखना, तो tan वैन का चक्कर नहीं पड़ेगा फिर। स्ट्रेट अवे इस क्वेश्चन में क्या देखना, दो ही ट्राइंगल्स है हमारे, एक ट्राइंगल बन रहा है बाहर वाला, ठीक है। इफ वी नेम दिस एज ओ, वी नेम दिस एज ओ ए, तो एक ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ओ ए पी, दैट इज 45 45 90, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल भी 45 होगा। और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ओ ए क्यू, बस इन्हीं दोनों पे ध्यान देना है, जहाँ पे कि दिस एंगल विल बी 60। बस अब रेशियोज अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ओ ए विल बी इक्वल टू ओ पी एंड हेंस ओ पी विल ऑल्सो बी 100 मीटर्स, ठीक है। देन इन ट्राइंगल ओ ए क्यू 30 डिग्री के सामने साइड क्या होगा, 1 यूनिट, दिस विल बी 1 यूनिट। और फिर दिस इज 60, 60 के सामने साइड होगा √3 यूनिट्स, यानी कि दिस कंप्लीट साइड विल बी √3 यूनिट्स। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 100√3। तो कंप्लीट हमारा ओ क्यू इज इक्वल टू 100√3, और 100√3 कितना होगा, √3 इज 1.732, तो 100 इंटू 1.732, यानी कि दिस विल बी 173.2 मीटर्स रफली। और टोटल हो गया 173.2 मीटर्स, और ओ पी हमारा है 100, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगा, पी क्यू विल बी इक्वल टू 173 minus 100 which is equal to 73 meters. Answer will be option B. Okay, ठीक है। अगर यही ऑपोजिट साइड्स में होते तो फिर चीज़ें एडअप हो जाती। पी और क्यू अगर ऑपोजिट साइड्स में होते गेट लाइट हाउस के, तो वैल्यूज एडअप हो जाती है फिर अल्टीमेटली। एक साइड में 100 आता है, एक में 173, तो 273 आंसर होता है उस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money invested at a certain rate of compound interest compounded annually grows to rupees 8820 in 2 years and to rupees 9261 in 3 years. What is the principal amount? 2 years के बाद में क्या हो रहा है, अमाउंट हमारा हो जा रहा है आफ्टर 2 years rupees 8820 and amount after 3 years becomes 9261। कितना इंक्रीज आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर दैट इज इक्वल टू, डिफरेंस निकाल लो, 441 का डिफरेंस आ रहा है। और 441 8820, 441 इंटू 2 882 है कि नहीं, तो बेसिकली 20 टाइम्स है, तो 20:1 का रेशियो आ रहा है, 20:1 का रेशियो आ रहा है, यानी कि दिस इज बेसिकली 5%। और इंटरेस्ट कितना है, 5% है, इजंट इट सो, ठीक है। 5% यानी कि हुआ कितना, 1/20 हुआ। तो अब या तो तुम ऑप्शन से निकाल लो, ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से देख लो। देखो वैसे भी पता है कि हमारा 441 अगर इंटरेस्ट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है थर्ड ईयर का, तो उससे पहले वाला इंटरेस्ट उससे छोटा ही होगा, उससे कम ही होगा, इजंट इट सो। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा अल्टीमेटली, तो इवन इफ यू सब्ट्रैक्ट 441 टू टाइम्स, तो कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 882, ठीक है। करना नहीं है, बस दिमाग में ये सोचना है कि 441 हमारा इंटरेस्ट आया थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली इससे पहले वाला इंटरेस्ट इससे कम ही होगा। इफ यू सब्ट्रैक्ट, इवन वी सब्ट्रैक्ट 882 विद 8820, तो हमारा 7,900 समथिंग वैल्यू बन रहा है, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो उससे बड़ा होगा, 8000 या 8200। और फिर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आइडिया लगा ही लोगे कि 8000 ही आंसर होना चाहिए। और फिर वहाँ से प्रोसीड भी कर सकते हो कि 8000 तुमने निकाल लिया, फिर 8000 का 5% विल बी 400, तो 8400 आ गया, और फिर उसका 5% विल बी 420, तो हमारा वैल्यू आ गया 8820, जो कि वैल्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगर कुछ और वैल्यूज आती हैं तब कैसे करोगे, क्योंकि 5% का यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो चीज़ें निकाली ली हमने, तो 5% यानी होता है 1/20, ये 20 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब 20 पे 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20 अमाउंट हमारा आफ्टर 1 ईयर विल बी 21। और क्योंकि 2 साल के बाद की हम चीज़ें देख रहे हैं, 8820 इज अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 2 बार अप्लाई कर दो 20:21, क्योंकि 20 से 21 पहले साल होगा, फिर 20 से 21 अगले साल भी होगा। नेट में क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल अगर 400 था, तो अमाउंट हो जाएगा 441, ठीक है। और 441 ये जो अमाउंट है 2 ईयर्स के बाद में, इसी की वैल्यू हमें 8820 गिवन है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले निकाल ही लिया था, तो यानी कि 400 इंटू 20 वैल्यू हमारा आ जाएगा 8000। ये चीज़ हमेशा काम करेगी। ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाई Sn इज इक्वल टू n² प्लस 4n, डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन शिफ्ट में भी आया है। देन फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो Sn गिवन है हमें n² प्लस 4n, तो 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन क्या होगा। 10th टर्म कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका है कि निकाल लो 10th टर्म का सम और उसमें से 9 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें 10th टर्म मिल जाएगा।
ठीक है। S10 के लिए n की वैल्यू 10 रख दो, तो n की वैल्यू 10 रखो, वैल्यू क्या आ गया 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस 40 और माइनस 9 रख दो वैल्यू, तो 81 प्लस 36 140 माइनस 117, तो आंसर वैल्यू 23 आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ओके। या फिर सेकंड मेथड ये हो सकता है कि तुम S1 निकाल लो और S2 निकाल लो। S1 क्या आएगा, S1 n इक्वल टू 1 पुट करोगे, वैल्यू आ जाएगा 5। S2 क्या आएगा, S2 के लिए 2 पुट करोगे तो 4 प्लस 8 यानी कि 12 आ गया। अब S1 से पहला ही टर्म मिल गया 5 है, S2 से दूसरा टर्म मिल जाएगा क्योंकि 12, दो टर्म्स का समय 12 माइनस 5 7। पहला टर्म 5 है, सेकंड टर्म 7 है, तो 5 7 9 11 13 फिफ्थ टर्म आ गया और फिर 10 और ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली 23 तक पहुंच जाओगे। भाई 5 मिल गया तो तुम्हें ए मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, और 5 और 7 के बीच का गैप है 2 का, तो डी भी मिल गया। ए इज 5, डी इज 2, तो 5 प्लस 18 23 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्लियरली आंसर होगा। ओके। ये वाला तरीका सोचना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लो 10th की बजाय 15 टर्म पूछा हो, 38 टर्म पूछा हो, ज़्यादा लंबी वैल्यू होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगा, तो ये तरीका ज़्यादा इजीली काम करेगा क्योंकि फिर वहाँ पे S30 S35 S36 वैसी वैल्यूज निकालोगे तो मुश्किल होगा, और ये आसान होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज़ वाई ये तरीका समझ में आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव्स रिमाइंडर इक्वल टू 3 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स रिमाइंडर इक्वल टू 2। सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करो कि ऑप्शन से डायरेक्टली लगाओ। ठीक है, वैसे भी इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है, बट ऑप्शन से स्ट्रेट अवे तुम्हें दिखेगा। तो और ऑप्शन में भी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। हालांकि ऑप्शन एग्जैक्टली ये नहीं रहे होंगे एग्जाम में, कुछ और रहे होंगे, बट हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो फिर लार्जेस्ट वैल्यू से नहीं स्टार्ट करो, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो। हमें क्या चाहिए, 7 से डिवाइड करने पे 3 मिले और 5 से डिवाइड करने पे 2 मिले। अब सबसे पहले 5 से डिवाइड करने पे 2 मिले, ये शक्ल देखना आसान है, तो पहले इसी शक्ल को देख लो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 5 से डिवाइड करने पे 2 कब मिलेगा, जब या तो यूनिट डिजिट पे 2 हो या तो यूनिट डिजिट पे 7 हो, तभी तो 5 से डिवाइड करने पे 2 मिलेगा। 5 से कंप्लीट डिवाइड होता तो 0 आता, 5 आता, 2 ऐड कर दो तो 2 आएगा या फिर 7 आएगा। 2 और 7 के अलावा कुछ भी शक्ल दिखे तो वो तो हटा ही दो, ऑप्शन सी को तो हटा दो पहले ही, 13 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करो, तो 5 से डिवाइड करने पे 2 मिल रहा है, 17 में मिल रहा है, 27 में मिल रहा है, 52 में मिल रहा है, बट सबसे पहले छोटी वैल्यूज को चेक करोगे। 7 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर है, 17 में आ रहा है, 27 में नहीं आ रहा है, 52 में आ रहा है, बट 17 स्मॉलर वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन गिवन होता तो फिर हमें एक्चुअल में ट्राई करना पड़ता, बट यहाँ पे पता है 17 क्लियरली हमारा आंसर होगा। 52 भी सेटिस्फाई कर रहा है बट वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर, 17 हमारा क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अदरवाइज सॉल्व करना पड़ता तो कैसे सॉल्व करते। अब हमारा जो नंबर है 7 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, तो 7a+3 मान लो। और यही नंबर हमारा 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा भी है, 5b+2 मान लो, दोनों बातें बराबर हैं। अब 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा नंबर्स को लिखना शुरू करो, पहला नंबर होगा 2, फिर अगला आएगा 7, अगला आएगा 12, फिर आएगा 17, फिर आएगा हमारा, अब 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है 35, तो हमें 35 36 तक के ही नंबर्स लिखने हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ तक स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। 17 22 27, अब चाहो तो यहाँ भी स्टार्ट कर दो, यहाँ पे स्टार्ट करोगे स्मॉलेस्ट से a इक्वल टू 0 रखोगे, सबसे पहले 3 आएगा, फिर a इक्वल टू 1 10 आएगा, 17 आएगा, दिख गया 17, बस काम खत्म हो जाएगा। अगला नंबर कब आएगा, अगला नंबर आएगा जबकि हम एलसीएम ऐड करेंगे 7 और 5 का, तो पहला नंबर आ गया 17, नेक्स्ट नंबर विल बी 17 प्लस 35, और इन जनरल 17 प्लस 35 इंटू के, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। ओके, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस तरह से। अगर क्वेश्चन ये पूछता है हमारा कि 100 से छोटे कितने नंबर्स होंगे, तो हमें पता है कि 17 एक नंबर होगा, फिर आएगा 35 ऐड करके 52 आएगा, फिर 35 और ऐड कर दो 52 में, तो नंबर आ जाएगा हमारा 87। तो 3 ही ऐसे नंबर्स आने वाले, और या फिर कोई भी ऐसा सवाल पूछेगा तो वो भी हैंडल कर पाओगे। ओके, next question. A boat travels between points A and B in both upstream and downstream directions. Speed of the boat in still water is 10 km per hour. Speed of the river is 2 km per hour. Total time for the upstream and downstream journey together is 5 hours. To find the distance between A and B. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जर्नी मिला के हमारा टाइम लग रहा है 5 आवर्स का। अपस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में गिवन है 10 और स्पीड ऑफ द रिवर गिवन है 2, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड एडअप होगा, 10 + 2 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा 10 - 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। स्पीड है अपस्ट्रीम में 8 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम में है 12, टोटल टाइम लग रहा है 5 का, डिस्टेंस मान लिया हमने d, तो d/8 + d/12 दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, d को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 1/8 + 1/12, एलसीएम लिया 24, तो 3 + 2
दिस इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, d बाई 24 इक्वल टू 1, यानी कि d हमारा इक्वल टू 24 आ जाएगा सिंपल। ओके, एक तरीका तो ये हो गया अगर वैल्यूज हमें सिंपल गिवन है, जैसे 5 आवर्स गिवन है, अगर 5 आवर्स की बजाय कुछ कॉम्प्लेक्स है, कहीं पे कुछ टिपिकलिटी होती है। एक और तरीका समझ लेते हैं कि अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, ठीक है। स्पीड हमें पता चल गया 8 और 12 है, यानी स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, 2:3 का रेशियो आ रहा है। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो पता है हमको, तो टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा, यही टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। तो अगर पहली जर्नी में हमें 3 आवर्स लगेंगे, दूसरी में 2 आवर्स लगेंगे, और सिंपली 5 आवर्स दिया ही है, ठीक है। अदरवाइज रेशियो से हमें आइडिया लग जाता है कि 3 और 5 यूनिट, 3 और 2 यूनिट का टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 5 यूनिट का, और यही 5 यूनिट हमारा 5 आवर्स के बराबर है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। हमें पता है कि किसी भी एक डायरेक्शन में देख लो कि 3 यूनिट इज इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है। तो यानी कि अप स्ट्रीम में 3 घंटे का टाइम लग रहा है, स्पीड है 8 की, टाइम है 3 आवर्स, तो 8 इंटू 3, आंसर विल बी 24 किलोमीटर्स। ओके, ठीक है। और अगर डिस्टेंस में कभी रेशियो भी हो, किसी क्वेश्चन में ये कहे कि अपस्ट्रीम जा रहा है जो डिस्टेंस, मान लो वो x है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है वो डिस्टेंस 2x है, कुछ भी ऐसा कहता है, तो हम पहले सेम के लिए निकाल लो, x और x के लिए निकाल लो, ठीक है। कि तुमने x और x के लिए देखा कि 3:2 का टाइम का रेशियो आएगा, जबकि दोनों डिस्टेंस सेम होगी, लेकिन डाउनस्ट्रीम वाली डिस्टेंस तुम्हारी डबल है, तो डाउनस्ट्रीम वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो टाइम को, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। बस बातों को समझ लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A committee of 3 is to be formed from 5 men and 4 women such that it contains exactly 2 men and 1 woman। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया। 5 men में से 2 men सेलेक्ट करने हैं और 4 men में से 1 woman, तो 5c2 इंटू 4c1, यानी कि 10 इंटू 4, आंसर आएगा 40, 40 आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन MBA entrance examination 55% failed in QA, 45% failed in BA and 25% passed in QA and VA both। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो QA का फेल्ड रेट दिया है 55%, BA का है 45% और 25% पास हुए हैं दोनों में। तो अगर 25% दोनों में पास हुए हैं, तो जो बच गए, टोटल 100% होगा, 25% के अलावा जो बच गए वो कम से कम किसी एक में तो फेल हुए होंगे, क्योंकि वो सॉरी, कम से कम किसी एक में तो फेल हुए हैं, क्योंकि दोनों में पास नहीं हुए हैं, ये तो श्योर है। जो बचा वो 75% है। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25% फ्रॉम 100%, तो दीज 75% फेल्ड इन एटलीस्ट वन, है कि नहीं? ये कम से कम एक में तो फेल किए हैं ये। हमें बताया QA में फेल किए हैं 55%, और ये पता है कि BA में फेल किए हैं 45%, और टोटल फेल किए हैं 75%। किसी किसी कम से कम एक में की हो, टोटल 75 है। तो एक बात बताओ, अगर टोटल 75 है, ठीक है, तो या तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो कि तुमने QA और VA को ऐड किया 55 प्लस 45, ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 75, तो तुम्हें मिल जाएगा जो दोनों में फेल हुए हैं। तो यानी कि 100 माइनस 75, यानी कि 25% मिल जाएंगे जो दोनों में फेल हुए हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे देखो, या फिर ऐसे देखो कि QA में देखो, QA में कितने हैं, 55% फेल किए हैं इस QA वाले सेक्शन में, है कि नहीं, और टोटल 75% फेल किए हैं, तो इसके बाहर कितने होंगे? 55% QA में है, तो बाहर कितने होंगे? टोटल 75 है, क्योंकि जो फेल किए हैं किसी ना किसी एक में, तो यानी कि इसके बाहर 20% होगा, तो ये वैल्यू 20 हो जाएगा। अब VA में टोटल 45 है, बट ये पार्ट 20 है, तो दिस पार्ट मस्ट बी 25%। ऐसे देख लोगे, ऐसे भी देख सकते हो, 25% हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर QA का ही पूछेगा अकेले, तो दिस वैल्यू विल बी 30%। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन। फाइंड द x इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। x इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है एक्स इंटरसेप्ट जहां पे भी मिलेगा वहां पे क्या है, y इक्वल टू 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोऑर्डिनेट हमेशा लिखते हैं पहले x कोऑर्डिनेट और बाद में y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है। तो क्लियरली हमारे जो जिन आंसर्स में y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है वो तो आंसर नहीं होंगे, आंसर बाकी बचे हुए दो में से ही कोई एक होगा, ठीक है। तो चाहे तो ऑप्शन से चेक कर लो, अदरवाइज सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू हमें 0 करना है, वैसे ही तो करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 1 तो सोल्यूशन वैसे ही दिख रहा है, ठीक है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1 पे इंटरसेप्ट मिल रहा है और 3 पे मिल रहा है, तो 1,0 एंड 3,0 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ओके।
Next question. A rectangle has an area of 300 meters square and its length and breadth differ by 5 meters. If both the length and breadth are increased by 2 meters, then find the approximate percentage increase in the area. तो एरिया हमें गिवन है रेक्टेंगल का 300 मीटर स्क्वायर, लेंथ एंड ब्रेथ डिफर बाई 5 मीटर्स। तो हिडन ट्रायल से ही निकाल सकते हो कि 10 इंटू 300 है, 15 इंटू 20 वैल्यू आ रहा है, 10 टू 30 आएगा, 15 20 आएगा, और यहाँ पे गैप आ रहा है 5 का, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमारा अगर डिफर कर रहा है 5 से तो एक वैल्यू 15 होगा, एक 20 होगा। कौन सा क्या होता है ये इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों को हम इंक्रीज़ करेंगे बाद में 2 से, दोनों को 2 से इंक्रीज़ कर दोगे तो लेंथ हो जाएगा 17, ब्रेथ हो जाएगा 22। अब एरिया क्या आ जाएगा 17 22, 17 टू 34, 4 आया, देन 374 आ गया। इनिशियली एरिया था हमारा 300, अब एरिया है 374, यानी इंक्रीज क्या है 74 से। परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, 74 का इंक्रीज आया 300 में, 74/3 आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज, क्योंकि 74/300 इंटू 100 करोगे, 0 से 0 गए, 74/3 रफली आ गया 25%, 24.67%। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी आएगा 25%। ओके, simple questions थे। Next question, DI based table shows the production of 3 types of cars by a company for the given years. To find the percentage growth rate in the total production of cars from 2018 to 2021। परसेंटेज ग्रोथ रेट कितना होगा, तो 2018 का प्रोडक्शन निकाल लो सारी कार्स का, 2021 का निकाल लो। 18 में कितना आया 14, 40 50 60, एपी में है वैसे तो, ठीक है, तो या तो ऐड कर लो, कितना आ रहा है 150 आ रहा है वैल्यू, और यहाँ वैल्यू आ रहा है 70 80 90, अगेन एपी में है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 270, तो 150 से हो गया है, इंक्रीज क्या है 270 हुआ है, तो यानी कि इंक्रीज आया है 240 आया है वैल्यू, तो इंक्रीज आया है 90 का, 150 पे 90 का इंक्रीज आया, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा 3/5, 60%। ऑप्शन ये आंसर होगा। ओके, और कभी भी अगर वैल्यूज हमें एपी में गिवन है, सारी वैल्यूज एपी में होनी चाहिए वैसे ध्यान रखो, तो अगर सारी वैल्यूज एपी में है और परसेंटेज ग्रोथ रेट ही हमसे पूछा है तो बस तुम मिडिल वैल्यू लो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मिडिल वैल्यू ले लो उनका। यहाँ 50 आ गया, बट सारी एपी में होनी चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ 80 आ गया, तो 50 से 80 में आया है इंक्रीज, क्योंकि अगर वैल्यूज ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे फिर कैलकुलेशन मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यूज़ कम ही थी और वैसे भी वैल्यूज़ सारी राउंड ऑफ है, तो अगर वैल्यूज सारी की सारी एपी में है तो बस कोई भी एक मिडिल वैल्यू लो, मिडिल वैल्यू लेना है, ये ध्यान रखना है कि जो एक्जैक्टली मिडिल में हो। तो यहाँ पे 3 है तो हमने मिडिल वैल्यू लिया है, 5 होंगी तो मिडिल वैल्यू लेंगे, यानी कि थर्ड वैल्यू लेंगे। 50 से 80 के बीच मिडिल, यानी जो प्लेस मिडिल, मतलब कि जो एक्जैक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिडिल में हो। ठीक है, ऐसा नहीं लिखे हुए पे, तो 50 से 80 में 30 का इंक्रीज आया है, तो 30/50 यानी 60% का इंक्रीज होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनमें सेकंड्स तो बचते ही हैं अपने, कम से कम उतना बचाना है, पर ध्यान हमेशा देना है कि ये तभी करना है जबकि सारी वैल्यूज एपी में हो, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं पास्ट में मैंने कि जहाँ पे कि ऐसा रहता है कि कई बार सारी वैल्यूज एपी में दी होती है, सो दैट कैलकुलेशन तुम्हारा ईजी रहे, या तो पेपर ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ इरेगुलर हेक्सागन। अब ये इस क्वेश्चन का एक्जैक्टली लैंग्वेज क्लियर नहीं है मुझे, तो मे भी शायद ऐसा ही लैंग्वेज होगा या क्या लैंग्वेज होगा तो अपने एंड पे बताना, बट क्वेश्चन का इसेंस जो है वो शायद यही है। अ पार्क इन द शेप ऑफ एन इरेगुलर हेक्सागन हैज़ पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री पेंटेड, तो पेंटेड पोर्शन इज 1/3 ऑफ द टोटल बाउंड्री एंड इट्स लेंथ इज 40 मीटर्स। तो जो पेंटेड पोर्शन है भाई, कुछ पोर्शन पेंटेड है कुछ अनपेंटेड है, तो पेंटेड का 1/3 40 है, अगर 1/3 40 है तो पेंटेड पोर्शन कितना होगा 40 × 3 होगा, फिर जो पोर्शन रह गया अनपेंटेड पोर्शन उसका 1/4 20 है, तो अगर 1/4 20 है तो टोटल कितना होगा 20 × 4, पेंटेड आ गया 120, अनपेंटेड आ गया 80, टोटल। एक सेकेंड ऑफ द अनपेंटेड वन, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि ऐसे इस क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है हमें, वैसे ही अगर पेंटेड हमारा 1/3 है, टोटल तो यहीं से मिल जा रहा है, ज़रूरत क्या है। आई गेस क्वेश्चन का कुछ लैंग्वेज अलग होगा। एनीवे आंसर इसका 120 था और लैंग्वेज पता नहीं क्या था, तो 120 में भी आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अपने एंड पे देख लेना, कमेंट में मेंशन कर देना एक बार कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था, और क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें कि 1/3 40 है या 1/4 हमारा रिमेनिंग का 20 है, ऐसा कुछ था, बट क्या चीज़ें थी वो एग्जैक्टली। ठीक है, तो कमेंट में एक बार मेंशन कर देना। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो अभी फिलहाल जो लैंग्वेज दिया है इस लैंग्वेज में तो ये प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी लैंग्वेज का थोड़ा सा पंगा रहेगा, इसलिए मैंने दोनों वेरिएशन ले लिया है, क्योंकि या तो पॉइंट गिवन होगा और या इक्वेशन गिवन होगा, दोनों मेथड को समझ लेंगे, सो दैट
अगर आगे क्वेश्चन आता है इन पे बेस्ड तो हम सॉल्व कर सकें। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी 3,-1 सच दैट बोथ लाइंस इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट आर 5,2। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पॉइंट लिया है, एग्जाम में पॉइंट डिफरेंट होगा बट लॉजिक सेम ही रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट पी है हमारा, एक लाइन पी क्यू पे इज अ लाइन पी क्यू। यहाँ पे एक पॉइंट पी का हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दोज कोऑर्डिनेट्स आर 3,-1। और उसी पे एक लाइन आर है, एक पॉइंट आर है विच हैज कोऑर्डिनेट्स 5,2। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन पी क्यू विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, हाँ ठीक है, लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर लाइन है और जो कि हमारी पास कर रही है आर से, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट आर पे। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे भी गड़बड़ है बट बात को समझ लेते हैं। तो पी क्यू हमारा एक लाइन है, उसके एक परपेंडिकुलर लाइन है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट आर। और पी क्यू पे एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3,-1। और दूसरा जो पॉइंट आर है ये भी तो लाइन पी क्यू पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो यहाँ से क्या हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं पी क्यू की? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट क्या हमें पी क्यू लाइन की इक्वेशन की जरूरत है? नहीं जरूरत है। हमें क्या चाहिए? हमें अल्टीमेटली उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए, यानी कि वी नीड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। और इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें स्लोप चाहिए, वी नीड स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट तो गिवन ही है, एक पॉइंट आर, तो उससे हम अपनी इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले अपनी गिवन लाइन पी क्यू का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू यानी कि एम ऑफ पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जहाँ पे कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो। ठीक है, दोनों पॉइंट्स गिवन है हमारे। अब y2 लेते हैं अपना 5 और 2 को x2 y2 मान लेते हैं, ये x2 y2 हो जाएगा, दिस विल बी x1 y1। तो y2 यानी 2 माइनस -1 अपॉन 5 - 3, तो ये आ गया 3/2। स्लोप आ गया हमारा 3/2। पी क्यू का स्लोप आ गया 3/2। और जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती है, अगर पहली वाली लाइन का स्लोप हमारा m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप अगर m2 है, तो m1 इंटू m2 दिस इज ऑलवेज इक्वल टू -1 और परपेंडिकुलर लाइन्स। और अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर है m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आएगा, तो यहाँ से सेकंड लाइन का स्लोप निकल आएगा हमारा कि पहली लाइन का स्लोप है 3/2 इंटू m2 दिस इज इक्वल टू -1, तो m2 हमारा हो जाएगा -2/3। और एक जनरल लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे स्लोप हमें गिवन हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप हमें मिल गया -2/3, पुट कर दो y इज इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स। ठीक है, और क्योंकि पॉइंट भी गिवन है तो या तो डायरेक्टली पॉइंट के हिसाब से इक्वेशन लिख लेते हैं कि y - y1 दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो यही इक्वेशन लिख लेते हैं। अदरवाइज हम y इज इक्वल -2/3x प्लस सी लिखते हैं और फिर यहाँ पे अपना ये पॉइंट 5,2 सेटिस्फाई कराते, x की वैल्यू रखते 5, y की वैल्यू रखते 2 और फिर देखते कि c की वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंगली पुट कर देते। बट डायरेक्टली क्योंकि हमें स्लोप भी गिवन है और पॉइंट भी गिवन है, तो जिससे जैसे y1 x1 की वैल्यू रख लेते हैं। y1 x1 का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट हमारा इस लाइन पर लाई करने वाला है, तो यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू नहीं रखेंगे, इस पॉइंट की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारा इस लाइन पर लाई करने वाला है। तो y - 2 दिस इज इक्वल टू -2/3 इंटू x माइनस 5। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3y - 6 विल बी इक्वल टू -2x प्लस 10। तो 2x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 16। हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। एग्जैक्टली एग्जाम में ऑप्शंस कहते हैं पता नहीं, बट जो भी ऑप्शंस होंगे एग्जाम में, अगर ऑप्शंस से एलिमिनेट हो सकता होगा तो वहाँ पे तुम्हें पॉइंट आर को सेटिस्फाई कराना है कि कौन सी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन डेफिनेटली एक से ज़्यादा लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो सेटिस्फाई कराना है और साथ में स्लोप भी देखना है, स्लोप तुम्हारा क्या रहेगा, तो उसके लिए तो ओरिजिनल स्लोप तुम्हें निकालना पड़ेगा इन दोनों का। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं, अगर इक्वेशन गिवन हो तो। अगर जस्ट इन केस अगर मैं लाइन का इक्वेशन ही गिवन है कि लाइन पी क्यू का इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज 3x - 2y दैट इज इक्वल टू 11। इक्वेशन हमें फॉर लाइन पी क्यू गिवन है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि आर से पास हो रही है। अब क्या करेंगे? पॉइंट आर इज ऑल्सो गिवन 5,2। अगर हमें ऐसी इक्वेशन गिवन है ए एक्स माइनस बी वाई दिस इज इक्वल टू सी और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हमेशा वो इक्वेशन होगा तुम कोफिशिएंट्स को चेंज कर दो और बीच के साइन को प्लस कर दो। ठीक है, तो b को a से बदल दो तो बी एक्स प्लस ए वाई और बीच का साइन हमने माइनस से प्लस कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू सी। ये हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, c1 कांस्टेंट बदल जाएगा। और अगर मान लो कि सिंपल होता है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तब भी यही करते, बीच का साइन चेंज करते और कोफिशिएंट्स बदल देते हैं, यानी कि बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू सी। ये लाइन परपेंडिकुलर होती है इसके। ठीक है, तो अगर हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है तब सीधे सीधे क्या करेंगे, कोफिशिएंट बदलो तो 2x
और फिर बीच का साइन चेंज करो, प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अब बस c की वैल्यू निकालने के लिए 5 को सेटिस्फाई करा दो, तो c विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 16। हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड हमने समझ लिए कि अगर लाइन का हमें इक्वेशन गिवन है तब तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। अगर इक्वेशन नहीं भी गिवन है और एक पॉइंट उस लाइन पे गिवन है, तब फिर वहाँ से हम उस पॉइंट के थ्रू स्लोप निकाल लेंगे ओरिजिनल लाइन का, और फिर m1 m2 इक्वल टू -1 होगा क्योंकि लाइन्स परपेंडिकुलर है। वहाँ से हम सेकंड लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और फिर y माइनस वाई इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वेशन को अप्लाई करके अपना सेकंड लाइन निकालेंगे। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 19 क्वेश्चन में डिस्कस किया। हालांकि उनमें से बीच में हेक्सागन वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे एरर है, तो एक्जैक्टली कमेंट में एक बार मेंशन करना कि एक्जैक्टली वहाँ पे क्वेश्चन था क्या, और जो ये क्वेश्चन रह गया है उसके लिए भी कमेंट में बताना कि कौन सा क्वेश्चन था जो मिस हो गया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर क्वेश्चंस का पैटर्न तुमने देखा हो, क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आए हैं इस बार। बस इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने टॉपिक सारे के सारे कवर किए हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दिया होगा तो ये क्वेश्चन स्किप करना पड़ा होगा। लॉग छोड़ दिया होगा, लॉग के 2 क्वेश्चंस आए थे, इजी क्वेश्चंस थे, डेफिनेटली किया जा सकते थे, और ऐसे ही बाकी टॉपिक्स के साथ भी है। तो अपने सारे के सारे टॉपिक्स का बेसिक बेसिक तो जरूर कवर करना है, सबके बेसिक जो जो फॉर्मूले हैं उनको कवर अप कर लेना। और अगर सारी चीज़ें कवर अप कर लोगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट शिफ्ट के में जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे भी तुमसे क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे। चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर, कीप रनिंग।